पीटीआई के अपने लोग इमरान खान के मैरिज के फलसफे की धज्जियां बिखेर रहे हैं। खातून वजीर का बहन को नेक्टा में डायरेक्टर लगाना ही एक मामला नहीं, महकमा सेहत में भी सिफारिशी तकर्रुरियों की गूंज है। पाकिस्तान में पोलियो के खात्मे का प्रोग्राम ट्रैक पर नहीं रहा। आलमी अदारा सेहत ने भी तशवीश का इजहार कर दिया। हुक्काम को हंगामी इक़दामात करने पड़ेंगे। और कराची और लाहौर समेत मुल्क में गर्मी की शदीद लहर आने वाली है। ईद पर भी गर्मी और हब्स बढ़ेगा। महकमा मौसमियात ने लोगों को गर्मी से बचाव के इक़दामात करने का मशवरा दे दिया है। जो पाकिस्तान में इंसदादे पोलियो प्रोग्राम ट्रैक पर नहीं है, आलमी अदारा सेहत ने भी इस पर काफ़ी कंसर्न शो किया है। उनको काम को अब तो जागना चाहिए, क्योंकि आलमी अदारा सेहत ने पाकिस्तान में पोलियो से मुतालिक ताज़ा बयान जारी कर दिया है, जिस बयान में उन्हें ये कहा है कि पाकिस्तान का पोलियो प्रोग्राम बिल्कुल राइट ट्रैक पे है ही नहीं। मतलब WHO का कहना है कि पाकिस्तान पोलियो के खात्मे की कोशिशों को थोड़ा सा फास्ट करे, थोड़ा सा तेज़ी लाए, ताकि पाकिस्तान में पोलियो केसेस की तादाद जो हद से बढ़ रही है उसमें कमी आए। बिल्कुल तशवीशनाक हद तक ये बढ़ गई है तादाद। बयान में ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान पर दोबारा सफरी पाबंदियां लगने के इम्कानात भी बढ़ गए हैं। ये भी तशवीशनाक बात है। पाकिस्तान से बाहर सफ़र करने वालों के लिए पोलियो वैक्सीनेशन ज़रूरी है। कराची का वायरस पाकिस्तान से बाहर ईरान में भी पाया गया है। आलमी इदारा सेहत ने कराची से हासिल किए गए सिवेज के तमाम नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक कर दी है। और ये भी आपको बताएं कि कौमी इदारा सेहत ने लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में पोलियो वायरस की तस्दीक भी की है। हाल ही में बनू के एक और बच्चे में पोलियो के बाद केसेस की मजमूई तादाद 11 हो गई और रवां बरस अब तक जो मुल्क में है 20 पोलियो केसेस सामने आ चुके हैं। तो इसके बारे में ज़रूर कुछ करना पड़ेगा, प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। और ये जो मामलात हैं कि पोलियो वर्कर्स पर जो हमले किए जाते हैं और पोलियो कैंपेन को रोका जाता है, ये भी ज़रा देखना होगा, हमें भी साथ देना पड़ेगा और ऑफ कोर्स इस पर स्पीड अप करना पड़ेगा। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। तो फोकल पर्सन बराए इंसदादे पोलियो बाबर बिन अता टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है। उनसे कुछ थोड़ी सी बात करते हैं। बाबर, ये जो आलमी अदारा सेहत को ऐसा क्यों लग रहा है कि पाकिस्तान में जो हमारी मुहिम है पोलियो की मुहिम, ये सही ट्रैक पे नहीं है, हम स्लो डाउन हो गए? थोड़ा सा ये एक्सप्लेन करें हमें। थोड़ा ये समझने की ज़रूरत है कि जिस कमेटी की रिकमेंडेशंस को मीडिया के मुख्तलिफ सेक्शंस कोट कर रहे हैं, ये कमेटी है क्या? ये है IHR, इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेटरी कमेटी। ये वो कमेटी है जिसमें दुनिया भर के लोग बैठे होते हैं और वो ये देखते हैं कि एक बीमारी जो है क्या वो ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है या उसकी वजह से दूसरे मुल्क जो है, ममालिक जो हैं, वो मुतासर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। और यहाँ पे मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान जो है वो एक्चुअली दुनिया भर में पोलियो के लिए एक तशवीश का बायस है। और जहाँ पे उनकी जो रिकमेंडेशन है उसको हुकूमत पाकिस्तान मुकम्मल तौर पे इम्प्लीमेंट करेगी। मेरा बजाते एक पाकिस्तानी एक छोटा सा सवाल है इसी कमेटी से कि इस वक्त दुनिया का सबसे तरक्की याफ्ता मुल्क, उसका सबसे तरक्की याफ्ता शहर जो कि सबसे ज्यादा अवेयर भी है, न्यूयॉर्क सेंट्रल, वहाँ पे खसरे की एक बुरी वबा फूटी हुई है जो कि अमरीकी तारीख की सबसे बुरी वबा है। और अमरीका में क्या हो रहा है जो पाकिस्तान में हो रहा है, वहां पर भी एंटी वैक्स प्रोपेगेंडा हो रहा है जिसमें कहा जाता है कि ये वैक्सीन जो है ये बच्चों को खराब करती है, ये फलाना है, ये मुसलमानों का प्रोपेगेंडा है अमेरिका के खिलाफ। यहाँ पे कहा जाता है कि ये अमेरिका का प्रोपेगेंडा है मुसलमानों के खिलाफ। तो ये एक देखें एक ग्लोबल एक मसला बना हुआ है एंटी वैक्स का, और जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो तशवीश का बायस तो है, अब ये तो माननी पड़ेगी ना, एक चीज है उसको मानना तो पड़ेगा। अच्छा बाबर, ये कहिएगा कि अब रोज़ाना की बुनियाद पर पोलियो केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, तो अब किसी न किसी की तो ये जिम्मेदारी है कि कैंपेन नहीं चल पा रही या जो भी वजह है, पुरानी हुकूमतों पर जिम्मेदारी डाल के बरिउज़िम्मा तो नहीं हुआ जा सकता इस मामले में? मैं बजाते खुद, क्योंकि बच्चों का मामला है, इस पर सियासत नहीं करना चाहूंगा, कोई ऐसा सियासी बयान नहीं देना चाहूंगा। जो दुनिया का सबसे मोतबर ग्रुप है जिसे इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग बोर्ड कहते हैं, आज़ाद आलमी मॉनिटरिंग बोर्ड बराए पोलियो, जो कि डोनर्स की बिहाफ पे जो है वो राब्ता रखता है तमाम ममालिक से, उनकी अपनी रिपोर्ट है अक्टूबर 2017 से लेके अक्टूबर 2018 तक की कि पाकिस्तान पोलियो प्रोग्राम
दिन ब दिन खराब से खराब तर होता जा रहा है और आने वाला साल जो है वो पोलियो के लिए इंतहाई तशवीशनाक होगा। ये अक्टूबर 2018 में IMB ने कह दिया था। मैं नहीं मुस्लिम लीग नवाज पे इल्जाम डालना चाहता, लेकिन सच ये है कि प्रॉब्लम्स हैं, लोगों में शकूक व शुबात हैं, लोग इनकार करते हैं और इस साल अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक मामला खराब रहेगा। इंशाल्लाह अक्टूबर के बाद बहुत बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। अगले साल आप ही से मैं दाद लूंगा कि बहुत जबरदस्त कारकर्दगी रही है इस हुकूमत की। ये मेरा वादा है आपसे। इंशाल्लाह। बाबर, आपने बहुत अच्छा है तो एक्सप्लेन किया है। बिल्कुल अलार्मिंग सिचुएशन है और आप पॉजिटिव भी लग रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। मगर ये जो पोलियो के जो अभी करंट स्टेटस है, जो पूरा सूरत हाल ये जो बन चुका है, क्या इसे कौमी सेहत इमरजेंसी नहीं कहा जा सकता? मतलब खुसूसी स्टेप्स, एक्सक्लूसिव स्टेप्स क्यों नहीं लिए जा रहे? ऑलरेडी पाकिस्तान ने पोलियो को कौमी सेहत इमरजेंसी डिक्लेयर किया हुआ है और मैं अगर पोलियो प्रोग्राम की सरबराही कर रहा हूं 2,72,000 अफराद की और वजीर आजम बजाते खुद इसकी निगरानी कर रहे हैं, तो ये मुंह बोलता सबूत है कि हुकूमत जो है वो कितना सीरियस है इस मामले को लेकर। और इसके लिए अब मैं आपको एक स्ट्रैटेजी अलग भी बता देता हूं कि हम, क्योंकि देखें जो रियल प्रॉब्लम रह गई है वो ये रह गई है कि पेरेंटल रेजिस्टेंस है, उसको एड्रेस करने के लिए हमें उन चैनल्स को एक्सप्लोर करना पड़ेगा जिनको पेरेंट्स क्रेडिबल समझते हैं। उसमें बहुत प्रोमिनेंट मीडिया ग्रुप्स भी हैं, जिसमें प्रोमिनेंट आपके रिलीजियस लीडर्स भी हैं, जिसमें आपके अक्रॉस द बोर्ड पॉलिटिशियंस भी हैं रिगार्डलेस ऑफ देयर पार्टी एफिलिएशन। तो हम मुख्तलिफ ऑप्शंस को देख रहे हैं और इंशाल्लाह आपको मैंने आपको बताया कि अक्टूबर के बाद रिजल्ट्स आएंगे। ये मेरा वादा है। फोकल पर्सन बराए इंसदाद पोलियो बाबर बिन अता हमारे साथ है और सारी सूरत हाल से मुताल्लिक हमें बता रहे थे। आगे बढ़ते हैं और एक मामला यह है कि तब्दीली सरकार के 2-3 नारे ऐसे हैं कि जिनको हमेशा सब याद करते हैं और वो नारे ये हैं कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब होगा और जैसे अकरबा परवरी जिसे कहते हैं वो नहीं होगी और जो बंदा जिस चीज़ को डिज़र्व करेगा उसको मिलेगी। लेकिन कुछ ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा। नेक्टा जैसे हसास इदारे में तकर्रुर हो या पंजाब में सेहत जैसे आम शोबे में ये मशकूक भर्तियाँ हों, मैरिज की खिलाफ वर्जी के खिलाफ नारे बुलंद करने वाली तहरीक इंसाफ आज खुद अकरबा परवरी, फेवरेटिज्म और सिफारशी कल्चर की जद में है। PTI के रहनुमा मैरिज की धज्जियां बिखेरते हुए मनचाहे फैसले कर रहे हैं। ये रुझान तहरीक इंसाफ की साख को बुरी तरह खराब कर रहा है। वज़ीर मुमलिकत जरताज गुल, जिनकी खबर भी आप देख रहे हैं, अपनी बहन को इंसदाद दहशत गर्दी के इदारे में लगाने के लिए उन्होंने बाकायदा एक ख़त लिखा। उसके बाद खबर ज़ाहिर है मीडिया में आ गई क्योंकि तब्दीली सरकार के दावेदारों के सपोर्टर्स और उनके PTI के वर्कर्स जो डायहार्ट वर्कर हैं उनकी जानिब से ये होना, मीडिया ने इस पर तनकीद शुरू की। वज़ीर आज़म इमरान खान ने उन्हें ख़त वापस लेने की हिदायत की। फ़ौरन ऐसा हो भी गया, लेकिन उनकी बहन अब तक ओहदे पर मौजूद है। वज़ीर आज़म ने हिदायत तो की कि ख़त वापस लेने, लेकिन मामला यह है कि उनकी बहन जरताज गुल की बहन अभी तक उस ओहदे पर मौजूद है। और मामला यह भी है कि अगर एक आपकी थॉट नहीं है और आप अपने लीडर जो नारा लगाते हैं उसको फॉलो नहीं करते और सिर्फ किसी हिदायत और इमरान खान के कहने पर वापस लेते हैं, तो फिर ऐसे बात नहीं बनेगी, आगे मामला भी होंगे। जी फातिमा, जरा देखिए आगे। खत से ये तासुर जाहिर हो रहा था और जाहिर हो रहा था कि जो जरताज थी उन्होंने अपने सरकारी लेटर हेड पर एक ख़त हुकूमत के इदारे को लिखा और अपनी बहन का CV भेजा। और CV भेजने का मकसद यही था कि एक वज़ीर की जानिब से ये चीज़ कतई गैर मुनासिब थी। यही वजह थी कि और हमारे जो ज़ाब्ता अखलाक़ियात है उसकी खिलाफ वर्जी थी। यही वजह थी कि इमरान खान साहब ने मुझे फ़ौरन हिदायत की कि ये ख़त वापस लिया जाए। ठीक है, तो ख़त की ये स्टोरी है। जो पुराने ख़त को वापस लेने के लिए लिखे गए ख़त में भी वज़ीर साहिबा ने गलती तस्लीम करने के बजाय पूरा जो ये मलबा है मीडिया पे डाल दिया और लिखा कि मीडिया ने फजूल में मामले को गैर ज़रूरी तौर पे उछाला। मगर आपको ये भी बताएं, बहुत ज़रूरी बात यह है कि दूसरी जानब सेहत के शोबे से भी अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं। साहिवाल के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में जो चिल्ड्रन वार्ड था उसमें AC ख़राब हो गया, जिसके बायस 8 बच्चे मतलब ये इससे बुरी खबर नहीं मिल सकती। और आप देखें कि अस्पतालों में, और ये भी बात हम कर रहे थे कि अस्पतालों में बिजली ना हो, ये आप सोच भी नहीं सकते कि हॉस्पिटल में बिजली कैसे जा सकती है, लेकिन ये होता है पाकिस्तान में और ये नुकसान देखें क्या। न्यू बॉर्न बच्चे थे। इसके बाद जो वजीर आला उस्मान बुज़दार ने वाक़े का नोटिस लेते हुए रिपोर्ट भी तलब कर ली। देखिए
कि हमने तहकीक होने से पहले फैसला सादर फरमाना है, तो वहां पे एसी कपल ऑफ टाइम ट्रिप हुआ। लेकिन वहां पे जो डॉक्टर्स थे, जिन लोगों ने तहकीक की है, उनका ख्याल ये कि इन डेथ्स का एयर कंडीशन के साथ कोई लेना देना नहीं है। वो बहुत क्रिटिकल थे बच्चे, लेकिन तहकीक होगी, जो जिम्मेदार होगा उसको सजा मिलेगी। अच्छा, ये तो शहबाज गिल को आपने सुना, यही नहीं है, इसके अलावा पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट की कारकर्दगी भी सवालिया निशान उस पर लग गया है और इदारे की आज़ादाना हैसियत ख़त्म करने के खिलाफ मेडिकल डायरेक्टर के इस्तीफ़े के बाद बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की जानिब से सिफारती बुनियादों पर तकरीरों की खबरें गर्म हैं और वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद इस सारी सूरत हाल में मंजर से गायब दिखाई देती है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ उम्मे फरवा ने हमें ज्वाइन किया। इस सारे मामले से मुताल्लिक अपडेट लेते हैं। पंजाब में सेहत के शोबे में जो कुछ हो रहा है ये बड़ा हैरान कुन है। उम्मे फरवा, साहिवाल DHQ अस्पताल में जो कुछ हुआ ये तो बड़ी संगीन गफलत है। क्या कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार है? आज जब सब ने नोटिस ले लिया, वज़ीर आला पंजाब ने नोटिस ले लिया, हेल्थ डिपार्टमेंट ने नोटिस ले लिया, वाकई की इंक्वायरी बिठा दी, तो उसके बाद हेल्थ केयर कमीशन आज हमें थोड़ी एक्टिव नज़र आई। तो उसने भी तीन कमेटी बना दी कि वो वाकई की तहकीकात करेंगे। बात असल में ये है कि MS जो है उसको ने कभी भी ये देखना, 1 महीने से मुसलसल वो AC ख़राब आ रहा था, शिकायत आ रही थी, उसने देखना गवारा ही नहीं किया। जबकि डिप्टी कमिश्नर ने भी MS जो था उससे नहीं या उसकी मुतली की कोई ऑर्डर जारी नहीं किए, बल्कि जो इंजीनियर था उसके ऊपर मुद्दा डाल दिया कि जी इसकी गफलत की वजह से ये हुआ है। जबकि वहाँ पे जितने भी लोग हैं उनके ये शिकायत थी कि हम लोगों ने मुसलसल मुतअद्दिद बार जो है MS को शिकायत की है, लेकिन MS ने देखना गवारा नहीं किया। ऊपर से MS की जानिब से ये सितम शरीफी देखें कि वो बड़े आराम से ये बात कर रहा है कि जी 3 बच्चे मरे हैं, इससे ज़्यादा बच्चे नहीं मरे। यानी वो 3 बच्चे मरने का एतराफ़ भी कर रहा है कि जी बच्चे मरे हैं, AC ख़राब भी है, वो भी इस चीज़ को तस्लीम कर रहा है। लेकिन वो क्यों ख़राब हुआ और उसको सर्विस करवाना या उसको ठीक करवाना क्या उसकी ज़िम्मेदारी में शामिल नहीं था? इस बात की तरफ कोई जो है बिल्कुल उम्मे फरवा, बहुत मुझे तकलीफ़ हो रही है जब ये बात करें। हम लोग हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं। खैर, जो हुकूमत पंजाब की जो ज़ेर इंतज़ाम आने वाले पाकिस्तान किडनी एंड लिवर ट्रांसप्लांट एक बड़ा स्ट्रॉन्ग अदारा था, डॉक्टर सईद अख्तर के जाने के बाद इसमें क्या हुआ? क्यों इसके मुतालिक अच्छी खबरें नहीं मिली? इनमें जो बातें सामने आई उसमें मेडिसन के हवाले से था कि मेडिसन नहीं मिल रही थी, सर्जरी के लिए जो मशीनरी होती है वो भी नहीं आ पा रही थी, तनख्वाहें भी थोड़ी बहुत आगे पीछे जो है वो लेट हो गई। बल्कि डॉक्टर सईद के जाने के बाद से 5 अच्छे प्रोफेसर जो थे, जो कि बैरून मुल्क से पाकिस्तान सिर्फ इस मकसद के लिए आए थे कि वो पाकिस्तान में जाकर PKLI एक ऐसा इदारा है जहाँ पर वो समझते थे कि एक अच्छा सिस्टम लगा है और सेहत की अच्छी और बेहतर सहूलियात यहाँ पर दी जा रही हैं, तो वो आकर वहाँ पे पाकिस्तानियों की खिदमत कर सकेंगे। लेकिन जब डॉक्टर सईद को हटाया गया उसके बाद से वो लोग भी काफ़ी जो है उनमें कह लें कि उनमें इत्मीनान का इजहार नहीं रहा कि ये अब ऐसा वो इदारा नहीं रहा कि जहाँ पर जो है काम किया जा सके, तो वो लोग भी यहाँ से छोड़कर चले गए। उसके बाद से जो है गवर्निंग बॉडी के बारे में जब बात सामने आई वज़ीर सेहत की तरफ से और गवर्निंग बॉडी भी बनाई गई, तो गवर्निंग बॉडी तो फौरी तौर पर बना देनी चाहिए थी जब डॉक्टर सईद को हटाया गया था, लेकिन वहाँ पर भी लापरवाही का मुजाहरा जो है वो देखने में आया। तकरीबन 1.5 माह के बाद जो है गवर्निंग बॉडी की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी हुआ और जब तैनाती हुई तो उस दौरान में जो हॉस्पिटल के जो मामला थे वो काफ़ी डिस्टर्ब हुए। अच्छा उम्मे फरवा, ये कहिएगा कि डॉक्टर यास्मीन राशिद का इलेक्शन से पहले तो बड़ा लंबा चौड़ा प्लान नज़र आ रहा था। मैं निज़ाम सेहत में इस्लाहात लाने के लिए बड़ी पुरज़्म थी वो, हुकूमत ने अब तक इसके लिए कुछ किया है? नहीं किया तो क्यों नहीं किया? हॉस्पिटल्स की हालत ज़ार जो है उसमें कोई ख़ास तब्दीली जो है वो देखने में नहीं आई और यही वजह है कि यंग डॉक्टर्स भी आए रोज़ एहतजाज करते रहते हैं और इतने माह होने के बाद जो है उन्होंने एक मेडिकल एक्ट जो है वो लेकर आना था। वो मेडिकल एक्ट कब आएगा, कब मंजूर होगा, कब सरकारी हॉस्पिटल्स जितने भी हैं उनको उनमें गवर्निंग बॉडी जो है वो कर दी जाएगी, क्योंकि उनका एक जहन ये बना हुआ है कि जिस तरह से दूसरे एक जो प्राइवेट इदारा काम कर रहा है उसकी तर्ज पे अगर हम वो एक हिकमत अमली इख्तियार करेंगे तो जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं उनकी हालत ज़रा बेहतर हो जाएगी। लेकिन उनके आने से कोई तब्दीली तो नहीं आई। अलबत्ता ये था कि जो पहले टेस्ट हॉस्पिटल्स के अंदर जो डिज़र्व लोग होते थे जो कि नहीं अदा कर सकते थे टेस्ट, उनकी पेमेंट अलबत्ता ज़रूर शुरू हो गई। ये तब्दीली ज़रूर आई है कि अब पेमेंट्स जो है उनको लाजमी करनी पड़ती है कि टेस्ट फ्री नहीं होता।
आप लोग जो जाएंगे वहाँ ओपीडी में इलाज के लिए, तो जितने भी टेस्ट लिख के दिए जाएंगे वो आपको बाजार से ही वहीं से करवाने पड़ेंगे। इसी तरह से मेडिसिन जो है वो ओपीडी के अंदर जो आपको लिख के दी जाएगी, या वो और जगह पे वहाँ पे वार्ड्स के अंदर अगर आप लोगों का स्टे है, तो जितनी भी महंगी अद्वियात है वो आपको खुद ही जाके लेकर आनी पड़ेगी। जो सस्ती अद्वियात है वो शायद इक्का दुक्का मिल जाती है, लेकिन डॉक्टर्स की वही दवाइयाँ देते हैं जो कि 8-8, 5-5, 6-6 हज़ार की होती है, जो बाहर जाके मरीजों को उनके लवाकिन को लेकर आनी पड़ती है। शुक्रिया। हमारी नुमाइंदा उम्मे फरवा हमें डिटेल से बता रही थी कि सेहत का क्या हाल है, और हाल मुख्तसरन ये कि बहुत बुरा हाल है। और जैसे उन्होंने कहा कि दवाइयाँ बहुत इक्का दुक्का कोई दवाइयाँ ऐसी हैं जो मिल रही हैं अस्पताल के अंदर, वरना तमाम दवाएं बाहर से लानी पड़ेंगी। हम हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, हॉस्पिटल आप देखें कि ये तो बुनियादी सहूलतें हैं जो उनकी जिम्मेदारी है देना। खैर आगे बढ़ते हैं। इससे भी अहम मामला एक है, वो नेक्टा में तकर्री का मामला है, जो इससे पहले हमने आपको बताया। वजीर मुमलिकत जरताज गुल की बहन के लिए, उन्होंने अपनी बहन के लिए खत लिखा नेक्टा में तकर्री के लिए, और इस मामले पर जब वावेला मचा और मीडिया में खबरें आई तो फिर जाहिर है उसके बाद वजीर आजम ने भी हिदायत जारी की। तजियाकार आमिर राना हमारे साथ हैं और इस मामले को मजीद इन डेप्थ जानने की कोशिश करेंगे कि कितना अहम मामला है। बहुत शुक्रिया आमिर राना साहब, आपने वक्त दिया। कहिएगा, नेक्टा दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में एक अहम ज़ाहिर इदारा है, आपकी नज़र में इसके डायरेक्टर बनने वाले के लिए क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए, और क्या कोई मतलब तरीक़ाकार है जिसके तहत इसमें तकर्रियाँ होती हैं? क्योंकि ये तो लग रहा है कि ख़त लिख दिया गया और किसी को अपॉइंट कर दें आप, ये तो बड़ा आसान मामला हो गया। थोड़ा सा बताइए हमें इस बारे में डिटेल से। बुनियादी तौर पे तो नेक्टा एक बड़ा स्पेशलाइज इदारा है, और इसमें तवक्को की जाती है कि जो लोग भी इसमें शामिल होंगे वो या तो बड़े अच्छे प्रैक्टिशनर होंगे, काउंटर टेररिज्म में उनका एक्सपीरियंस होगा, या वो उनके पास अहलियत होगी चीज़ों को, डाटा को एनालिसिस करने की, और उनका एकेडमिक बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग होगा। लेकिन अभी अगर देखा जाए इन दो क्राइटेरियाज़ के ऊपर, तो शायद नेक्टा के अंदर इतना अच्छा ह्यूमन रिसोर्स नहीं है जिसकी हमें तवक्को होती है कि इस किस्म के स्पेशलाइज्ड इदारे के पास। ठीक है, तो अब ये जरताज गुल की बहन की अपॉइंटमेंट का जो मामला है, जो कि वज़ीर-ए-आज़म हुक्म पे अब देखें वापस भी हो रहा है, लेकिन एक हसास इदारे में इस तरह की अपॉइंटमेंट या तकर्री कैसे होगी? क्या हुकाम के लिए इसमें तशवीश की बात नहीं होनी चाहिए? कंसर्न तो है जी। ये कोई मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस किस्म का पहला केस है। नेक्टा के अंदर जो पहले भी तकर्रियाँ होती रही हैं वक्तन फ़वक्तन, उसमें ख़ास पस मंज़र के लोग हमेशा से आते रहे हैं, और नेक्टा बुनियादी तौर पे ये देखना चाहिए कि अभी तक जो इसके मकासद थे कि ये इंडिपेंडेंट एक काउंटर टेररिज्म का इदारा होगा, वो अभी तक नहीं बन सका है। जब इसकी इंसेप्शन हुई थी, जब ये बना था, और जो इसके पहले नेशनल कोऑर्डिनेटर थे तारिक परवेज़ साहब, आने वाले लोग उन्होंने कंसीव किया था, ये वो नेक्टा नहीं है, बल्कि ये एक आप समझिए कि एक ज़ैली इंटीरियर मिनिस्ट्री का इदारा बन के रह गया, जो इसके ऊपर बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस हैं मुख्तलिफ इदारों के। इसकी वो अथॉरिटी की इंडिपेंडेंट हैसियत नहीं है। इस तकरीर से भी ज़ाहिर होता है कि सिर्फ एक महज एडवाइस से एक नॉन प्रोफेशनल आदमी को इस बॉडी के अंदर शामिल किया जा रहा था, तो उसमें हमें पता चल जाएगा कि कितना खुद मुख्तार ये इदारा है और इसके अंदर कितनी अहलियत है। हाँ, नॉन फंक्शनल है, जो इससे तवक्को थी वो तवक्कुआत इससे पूरी नहीं हुई। जो इसका मैंडेट था, इसने अपने मैंडेट के ऊपर कभी भी उस तरीके से काम नहीं किया, सिवाय हमें एक मुख्तसर सा दौर है जो पिछले जो नेशनल कोऑर्डिनेटर थे उनके दौर में कुछ हरकत महसूस हुई है, लेकिन वो भी इतनी अप टू मार्क नहीं थी कि हमें जिससे तवक्को हो कि एक बहुत ही अच्छा और फंक्शनल इदारा। अच्छा आमिर साहब, ये कहिएगा कि अब ये मामला तो वज़ीर-ए-आज़म की बराह रास्त मुदाखलत से चल जाएगा, लेकिन नेक्टा में तकर्रियों का मुस्तकिल निज़ाम तो फुल प्रूफ कोई निज़ाम तो होना चाहिए, इसके लिए हुकूमत को क्या करना होगा? जी बिल्कुल, यकीनन ये एक बड़ा अहम नुक्ता है, और ये मैंने जैसे कहा कि ये कोई पहली मर्तबा इस तरीके से नहीं हुआ। इस इदारे के अंदर एक भर्तियों के लिए का एक बड़ा स्कैंडल भी जो है वो 2013-14 के अंदर हमारे सामने आ चुका हुआ है। इसको हसास इदारे को इंडिपेंडेंट होना चाहिए कि इसकी कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए, तो तभी ये अपने पैरों पे खड़ा हो सकेगा। अदरवाइज़ जब तक ये इन्फ्लुएंसेस के अंदर रहेगा, सियासी इदारों के, हुकूमत के और बाकी दीगर सिक्योरिटी इदारों के, तो हम इससे वो तवक्को नहीं कर सकते कि नेक्टा एक इंडिपेंडेंट इदारा बनेगा। और अभी देख भी लीजिए कि अभी जितनी भी दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की काविशें हैं, होना तो ये चाहिए था नेक्टा का उसमें लीड रोल होना चाहिए था, लेकिन कोई काबिल ज़िक्र किरदार नेक्टा का इस सिलसिले के अंदर नहीं है।
तो ज़ियाकारा आमिराना साहब हमारे साथ है और वो बता रहे थे कि बहरहाल एक निज़ाम बड़ा अच्छा इंसाइट दिया उन्होंने, बहुत अच्छी डिटेल में इंसाइट दिया। अच्छा जी, वेलकम टू जियो पाकिस्तान। पहले मैं कह रहा था ग्लव्स का है मेरे, बॉक्सिंग ग्लव में कह रहा हूँ बॉल का है मेरे। क्यों, आपने क्रिकेट खेला है? बॉल मतलब स्विंग और ये वो सारी चीजें। ओह आई नो व्हाट यू सेइंग नाउ, अब मुझे समझ आई ना? आहिस्ता बहुत सुबह है थोड़ा टाइम लगता है, बट लेट्स गेट टू द पॉइंट। आपको पता है कि हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि हम अपने शो में सबकी जिसकी बर्थडे है उनको विश करें, बट आज एक स्पेशल प्लेयर हमारे लेजेंडरी बॉलर वसीम अकरम, स्विंग के सुल्तान। अच्छा, वैसे वकार भी ना इनको भी मशहूर थे सुल्तान्स ऑफ स्विंग, दोनों का था। हाँ, मगर आपको पता है क्या वसीम अकरम टर्न 53, लगता है क्या वो 53 के सही बोलते हैं ना, एज इज नथिंग बट अ नंबर, वो वही बात है, एज डिफाई कर रहे हैं, सीखना चाहिए। बिल्कुल 53 यानी 53वीं सालगिरह मना रहे हैं। उनकी एज की जो मीटर है ना वो रिवर्स जा रहा है, बिल्कुल वो यंग होते जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। कामयाबियों के बारे में बस क्या क्या बताया, मतलब वसीम अकरम की जब बात होती है तो सबको पता है टेस्ट क्रिकेट में 414 एक रोज़ा जो मैचेस होते हैं उसमें 502 विकेट्स हासिल किए हैं वसीम अकरम ने। दुनिया के पहले बॉलर हैं जिन्होंने एक रोज़ा मैचेस और टेस्ट क्रिकेट में सबसे पहले 400 विकेट्स हासिल किए हैं। ये कोई मजाक बात नहीं, आसान काम नहीं है जो नंबर्स हैं। और ये भी क्रिकेट के फैंस को मालूम ही होगा कि वसीम अकरम दुनिया के पहले बॉलर हैं जिन्होंने बैनुल-अक़वामी मैचेस में 4 हैट्रिक्स भी कर रखी है, जिनमें से 2 वनडे इंटरनेशनल्स में और दूसरी टेस्ट में। और ये क्या जबरदस्त। हैप्पी बर्थडे वसीम अकरम को, स्विंग के सुल्तान, हमारी शान, पाकिस्तान की जान। ये बहुत अच्छी पिक्चर है बिल्कुल। और वसीम अकरम का वो 92 के वर्ल्ड कप की ज़ाहिर हम बात ही करें, वर्ल्ड कप भी शुरू हो रहा है तो वो जो सेलिब्रेशन नहीं वो जो आउट किए थे क्रिस लुइस को, जो था मतलब कहाँ से बाहर बॉल और उसके बाद जो इन स्विंग हुई है, तो वर्ल्ड कप की हाइलाइट्स का फेवरेट हिस्सा है ना, वो समझ नहीं आया लुइस को हुआ। ठीक है, सो हैप्पी बर्थडे वसीम अकरम। आई होप अपनी बर्थडे एंजॉय करें इंग्लैंड में, और आई होप आपकी बर्थडे के मौके पे पाकिस्तान आज अपना इंग्लैंड के खिलाफ मैच जीत जाए। दैट विल बी द बेस्ट बर्थडे गिफ्ट। बिल्कुल ऐसा ही है। और कुछ बात हो जाए मौसम की, जोग्राफियाई जो मौसम है उसकी बात कराची और लाहौर समेत पाकिस्तान के बड़े हिस्से में गर्मी की शदीद लहर आने वाली है। मौसम मजीद सख्त होगा। ईद के दिनों में शहरियों को भरपूर एहतियात करना होगी। कराची में गर्मी की शिद्दत में शदीद इजाफा होगा, ये अच्छी खबर नहीं है वैसे। समंदरी हवाएं भी गर्म महसूस हो रही हैं आजकल कराची में। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में 8 जून तक मौसम खासा गर्म रहेगा। मतलब 8 जून ईद गई ना, ईद गर्मी में गई तो बहुत सारा हद पे होता है, आपको ह्यूमिडिटी फील होगी और जो टेम्परेचर्स हैं वो 37 से 39 डिग्री के दरमियान रहने होंगे। लेकिन हवा में नमी का तनासब ज़्यादा होने और समुद्री हवाओं की रफ्तार कम होने से गर्मी की शिद्दत ज़्यादा महसूस होगी। अगर आपको लगा था मैं आगे अच्छी खबर देने वाली, ऐसा नहीं था। मगर अगले चंद दिनों में पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर मैदानी इलाकों, मशरकी बलूचिस्तान और अंदरून सिंध में भी आवाम को सख्त गर्मी का सामना करना पड़ेगा। मौसम शदीद गर्म रहेगा। ईद में भी बहुत गर्मी होने वाली है और दूसरे बड़े शहर लाहौर में भी ईद के दौरान सख्त गर्मी रहेगी। सो इट्स गोइंग टू बी हॉट। अच्छा, वैसे हम ये बुरी खबर भी थोड़ा हंसते हंसते दे रहे हैं, बस गर्मी रहेगी क्या कोई ऐसा मसला नहीं है। बहुत ज़्यादा मसला, मुझे अभी सुन के खबर गर्मी लग रही है। मौसमियात अब्दुल रशीद टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया वक्त दिया आपने। गर्मी की शिद्दत में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। कराची में हीट वेव का कोई खदशा तो नहीं है, ये बताइए आप। कराची में हीट वेव का कोई खदशा नहीं है फिलहाल, लेकिन गर्मी में इजाफा नहीं हो रहा। देखिए, मई और जून होते ही गर्म है। हम कराची वाले ये बात हर साल भूल जाते हैं। इत्तेफाक ये है कि रमजान पिछले कई सालों से जो है वो मई में जून में आ रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता पीछे हट रहे हैं। अभी कभी अप्रैल में आएंगे, फिर मार्च में आएंगे। जब तक ये 2-3 साल हमने अप्रैल के भी गर्मी में गुजारे होंगे रमजान के, तो टेम्परेचर जो आजकल है ये नॉर्मल है इन महीनों का। इसमें कोई अनोखी बात थोड़ी है। 37 अगर हो गया ज़्यादा नहीं है, 35-36 तो नॉर्मल टेम्परेचर है, 1 डिग्री ज़्यादा हो जाता है। तो गर्मी में इजाफा नहीं हो रहा। इन महीनों में ऐसी गर्मी पड़ा करती है। अब्दुल रशीद साहब, ये अब नॉर्मल तो आप कह रहे हैं वेदर है कराची का, बस ठीक है, यही होता है, गर्मी में गर्मी होगी, ठीक है। मगर अब चले, अगर आप कह रहे हैं सुहेब और अब्दुल रशीद साहब, ये मुझे बताएं कि ईद में कराची का मौसम कैसा रहेगा? मतलब इसी तरह गर्मी रहेगी या कुछ, क्या पता कुछ बारिश वारिश होने के इम्कान है? कोई अच्छी खबर दे। बारिश का कोई चांस नहीं। मौसम गर्म रहेगा और गर्म मरतूब रहेगा, ह्यूमिड, वार्म एंड ह्यूमिड रहेगा। और ये तकरीबन टेम्परेचर में 37-38 के आसपास देख रहा हूँ जी। अच्छा, ये भी बता दीजिए कि एहतियाती तदाबीर क्या करनी चाहिए शहरियों को निकलने से पहले घर से, गैर ज़रूरी तौर पर ना निकलें, और मज़ीद क्या कुछ है इस बारे में भी थोड़ा बताइए।
ये बिल्कुल घरों में रहने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो पीक आवर है धूप के 11 बजे से लेकर 4 बजे उसमें अवॉइड करें, कहीं जाना है रिश्तेदारों के दोस्तों से मिलने के लिए शाम में जाएं। फिर ये अगर रमजान खत्म हो चुके होंगे, इस पे पानी पीने पर आपको कोई पाबंदी नहीं होगी, हम पे पानी खूब पी सकते हैं। और जरा सा ये है कि नमकियात का कोशिश करें, पसीना जो कि ज्यादा बह रहा है, ह्यूमिड वेदर है, लिहाजा नमकियात कम हो जाते हैं, बाजू का ये ORS ले लें। और अगर आपकी तबीयत खराब होती है डॉक्टर से जो है, शुक्र अल्लाह का रमजान में कोई ऐसा हादसा नहीं हुआ, सब ठीक चलता रहा है। और मेरे ख्याल में किसी परेशानी की बात नहीं, सिर्फ पानी का ज्यादा इस्तेमाल रखें और धूप से अपने आप को बचाएं। जी तो हम लोग कहीं नहीं निकले? नहीं, ईद पे निकले, बिल्कुल निकले हैं। मैं तो इस बात को कहता हूँ कि गर्मी में गर्मी होगी और गर्मी अच्छी लगती है, सर्दी में सर्दी होगी, तो बस अब ये आप डाइजेस्ट कर लेना ये बात कि गर्मी में तो गर्मी होगी और क्या होगा। मुझे समझ अच्छा, हमारे साथ आब्दी साहब हैं और वो हमेशा ही होते हैं, ज़ाहिर करियर काउंसलर हैं और स्टूडेंट्स को क्या किस तरीके से अपनी स्टडी आगे बढ़ाना चाहिए, बड़े अच्छे अच्छे मशवरे होते हैं। बहुत अच्छी एडवाइस। आब्दी साहब ये कहिएगा, बहुत शुक्रिया ज़ाहिर आपने वक्त दिया। सुनने में आया कि नस्ट नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क के नाम से पाकिस्तान का सबसे बड़ा नॉलेज यानी IT हब बनाने जा रहा है। ये बताइए कि इस किस्म के इदारों से इंडस्ट्रियलाइजेशन और कमर्शलाइजेशन की रिसर्च में कितनी मदद मिलेगी? आपने सही सुना है। इत्तेफाक से कुछ चंद दिन पहले उनके रेक्टर रिटायर्ड जनरल नवीद ज़मान से मेरी मुलाकात हुई। मैं समझता हूँ इस टेक्नोलॉजी पार्क का, जिसका उन्होंने मुझे बताया कि HEC ऑलरेडी इसको अप्रूव कर चुकी है, इनको भी अप्रूव कर चुकी है। इसके अंदर मेनली जो एरियाज़, चूँकि नस्ट जो है वो एक हाई टेक इंस्टीट्यूशन है, तो इसके अंदर मेरा ख्याल है जो बेसिक एरियाज़ उन्होंने रखे हैं उसके अंदर एग्री टेक है, ऑटो टेक है, डिफेंस टेक है, हेल्थ टेक है, फिन टेक है, एजुकेशन टेक है। इन एरियाज़ के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के जो है आइडियाज़ को फ़रोग़ दे के उसको कमर्शलाइज़ किया जाएगा। और इसकी बड़ी शदीद ज़रूरत है कि इंडस्ट्री, ट्रेड और एकेडमिया के अंदर एक रिलेशनशिप कायम की जाती और बच्चों को फंडिंग भी प्रोवाइड की जाएगी। और बड़े बड़े जो ब्रांड नेम्स हैं, सही उन्होंने कहा कि बड़े बड़े ब्रांड नेम्स जो हैं उनको इसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है, जिसकी वजह से बच्चों को ये आसानी मिलेगी कि वो उन ब्रांड्स के साथ काम कर सकेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चों को उनके प्रोजेक्ट्स को एक रिकग्निशन मिल सकेगा। जी आब्दी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आब्दी साहब ने दिया जबरदस्त एडवाइस दी आपने। बॉक्सिंग ग्लव्स ले आओ, कहाँ यार लेके आओ? मैं आपको नॉकआउट कर सकती हूँ बाय द वे। अच्छा, हाँ, मैंने थोड़ी सी वैसे ही हम तो नॉकआउट, लड़के तो वैसे ही नॉकआउट हो जाते हैं ना। हाँ बिल्कुल, होना भी चाहिए। आप गर्ल्स आर मच मोर स्ट्रॉन्गर। मगर आपको पता है वन वर्ड या वन कोट जो मुझे इतना मेरा फेवरेट है, मुझे अच्छा लगता है, वो है फ्लोट लाइक अ बटरफ्लाई, स्टिंग लाइक अ बी। फ्लाई लाइक अ बटरफ्लाई, स्टिंग लाइक अ बी। और ये सिर्फ ऐसे ही नहीं था, ये एक शख्स था जिसको जब वो बॉक्सिंग कर रहा होता था नजर भी आता था, यानी ऐसे ही नहीं था कि वो ये कह दिया गया। हम लोग बात करें लेजेंडरी बॉक्सर मोहम्मद अली की। आई मीन व्हाट अ मैन एंड व्हाट अ फाइटर। बिल्कुल 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 ऐसा ही है। और मोहम्मद अली के बड़े बड़े मैचेस आप सबको याद होंगे। अच्छा, उर्दू में डंक मारो किसकी तरह? बी की तरह डंक मारो, है ना? हाँ, शहद की मक्खी की तरह डंक मारो। मजे का है, मजे का है। हाँ। अच्छा, जो तुम्हारी आंखें ना देख सके वहाँ जब लगाओ, ये महज इसका कॉल नहीं बल्कि वो इस पर अमल भी करते थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दुनिया के अजीम बॉक्सर मोहम्मद अली क्ले की, जिनकी आज तीसरी बरसी है। मोहम्मद अली 1942 को अमेरिकी रियासत केंटकी में पैदा हुए और उनका पैदाइशी नाम क्या था? कैसियस मार्सेलस क्ले जूनियर। वेरी गुड। मगर बाय द वे जस्ट रिमाइंडर, थोड़ी सी उनके कुछ वापस फाइट्स देखते हैं और याद करते हैं जो ग्रेट मोहम्मद अली को। आगे बढ़ते हैं और कुछ मजीद भी हुकूमत की बात करते हैं, हुकूमत की गवर्नेंस की बात करते हैं, मईशत की बात हो जाए, टैक्स कलेक्शन की बात हो जाए। इमरान खान कहते थे कि ऊपर ईमानदार आदमी आएगा तो नीचे सब टैक्स देना शुरू कर देंगे। अब इमरान खान तो ऊपर आ गए हैं, लेकिन नीचे वाले जो टैक्स देते भी थे उन्होंने भी टैक्स देना कम कर दिया है। अब हुकूमत के पास पेट्रोल की कीमत बढ़ाने और एमनेस्टी स्कीम लाने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। और एमनेस्टी स्कीम आपने देखा कि पिछले दिनों आई भी। माजी में खान साहब ये बताते थे कि तमाम बुराइयों की जड़ नाअहल और बदउन्वान वज़ीर आज़म है। इस ओहदे पर अच्छा आदमी आए तो अवाम आगे बढ़कर टैक्स दिया करेंगे। क्या कहते थे खान साहब, देखिए पहले वो। 1-2 सालों के अंदर 8,000 अरब रुपया इसी पाकिस्तानी कौम से इकट्ठा करके दिखाऊंगा। और टैक्स बढ़ाएंगे नहीं, टैक्स कम करूंगा।
टैक्स कम करके पैसा इकट्ठा करूंगा। आप अगर कहें कि मेरे लिए अमानत रखें तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि वो ईमानदार हो। इस तरह की क्रेडिबिलिटी है मुल्क के फाइनेंस मिनिस्टर की और मुल्क के प्राइम मिनिस्टर की, तो कोई टैक्स नहीं देगा। जब आपके लीडर टैक्स नहीं देते, अपने एहसास छुपाते हैं, वो कौम के लोग क्यों टैक्स दें? लेकिन अब इमरान खान खुद इस अहदे पर है। 9 महीने के बाद भी टैक्स वसूली में इजाफा तो क्या होता और कमी हो गई है। क्या कुछ हुआ है अभी तक, देखिए ये भी ज़रा। एमनेस्टी का रिस्पॉन्स जो होता है हमेशा वो पाकिस्तानी कौम की रवायत है कि वो आखिर वक्त में काम करती है। रमज़ान का टाइम था और रमज़ान का महीना था, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं एमनेस्टी का जो मोमेंटम डेवलप होगा वो बजट के बाद 15 तारीख के बाद डेवलप होगा इंशाअल्लाह। हमारे पास सिवाय हर आदमी को टैक्स सिस्टम में लाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। हम एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स के ऊपर बोझ बढ़ा के या सेल टैक्स का रेट बढ़ा के और ये शॉर्टकट मेजर लेके नहीं करना चाहते। हम लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। चेयरमैन FBR को आपने मुलाजा किया, शब्बर ज़ैदी बड़े एक्सपीरियंस है, लेकिन मुल्क की मौशी जो सूरत हाल है उससे निकलना भी एक बड़ा टास्क दिखाई देता है। मौशी तजियाकार फरहान बुखारी साहब हमारे साथ हैं, उनसे ज़रा बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। कहिएगा FBR इस माली साल के टैक्स वसूलियों के हदफ से तकरीबन 450 अरब पीछे है, काफ़ी बड़ा ये नंबर है। ये तारीख का सबसे बड़ा शॉर्टफॉल है। ऐसे में अगले साल के लिए जो 5,500 अरब रुपए का टारगेट रखा गया, उसकी वसूली के कितने चांसेस आपको नजर आ रहे हैं, जरा बताइए। अगले साल का हदफ भी पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा हदफ है, और अगर इसी साल का हदफ पूरा नहीं हो रहा तो फिर ये तो बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि अगले साल का हदफ कैसे पूरा होगा। हुकूमत को पहले दिन से, यानी माली साल के पहले दिन से 1 जुलाई से इस पे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और इस पे बहुत ज़्यादा फोकस की ज़रूरत होगी। हमारे मुल्क में क़वानीन हैं, लेकिन बदकिस्मती से क़वानीन तोड़े जाते हैं, इसलिए कानून का भी इतलाक़ करना पड़ेगा, लेकिन उसके साथ ही साथ लोगों को कॉन्फिडेंस भी देने की ज़रूरत होगी। और इस वक्त जो बेयकीनी की कैफियत है उसे किसी तरह ख़त्म करके एक ऐसे रास्ते पे पाकिस्तान को चलाने की ज़रूरत है जहाँ पे आम लोगों को और कारोबारी तबके को ये इल्म हो कि आप टैक्स के निज़ाम की किस तरह और कितने अरसे में इस्लाह करना चाहते हैं, ताकि लोग फिर उससे मुस्तफ़ीद हों, और जो उसके बावजूद चोरी करें तो फिर उनके ऊपर कानून का इतलाक़ ज़रूरी है। माजी में जो बासर लोगों ने लूट मार की है वो पाकिस्तान में अब नहीं चल सकती। अगर वैसा हुआ तो फिर ये भी कोशिश नाकाम हो जाएगी। ठीक है, आप सही कह रहे हैं कि क्लैरिटी होनी चाहिए टैक्स पेयर्स में। अब ये जो प्रेजेंट हुकूमत है फरहान बुखारी साहब, क्लियरली पेट्रोल की कीमत बढ़ाकर टैक्स एमेंसिटी स्कीम के ज़रिए टैक्स इकट्ठा करने की कोशिश में है। इस पॉलिसी से कुछ मदद मिलेगी इनको? इसके बारे में तो मेरे ख़्याल में जून के आखिर तक ठहरना पड़ेगा, क्योंकि एमनेस्टी की तारीख भी 30 जून है और पाकिस्तान में माहौल ऐसा रहा है कि लोग जब भी ऐसी कोई स्कीम हो तो उसमें भाग दौड़ बिल्कुल आखिरी वक्त पे करते हैं, आखिरी चंद दिनों में, तो तब ये पता चल सकेगा। और जहाँ तक फ्यूल प्राइस की बढ़ाने का ताल्लुक़ है, उसका भी मेरे ख़्याल में दारोमदार या उसकी भी सूरत हाल 30 जून तक पता चलेगी। और फिर बैनुल-अक़वामी मंडियों में क्या पेट्रोल की कीमतें मज़ीद बढ़ती हैं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो ये सारी की सारी सूरत हाल इस महीने के आखिर तक वाज़ेह होगी। फरहान बुखारी साहब हमारे साथ है, और यकीनी की कैफियत अनसर्टिनिटी को ख़त्म होना होगा अगर मईशत को आगे बढ़ना है। ये कुछ था जियो पाकिस्तान में, और नया जियो पाकिस्तान में फातिमा सलीम बिल्कुल। अच्छा, बाय द वे जो आपको बताएं कि हुमा अब्दुल्ला लीव पे हैं, वो लोग वापस आ जाएंगे ईद पे। हम लोग सिर्फ उनके फिलर्स हैं, है ना? अच्छा हाँ, मगर अगर हमें पसंद आएगा तो हम ये रुक जाएंगे। कल हम लोग आपके साथ होंगे, कहीं जाना नहीं है, देखते रहिए और ईद की तैयारियां भी इंजॉय करें, शॉपिंग वगैरह ये वो सारी चीज़ें, और दूसरों का भी अपने आसपास सब्र याद है? बिल्कुल, सब्र का पैगाम, सब्र हमेशा रखें। तो हमें इजाज़त दीजिए, जियो पाकिस्तान में फिर आपके साथ होंगे कल, कहीं जाइएगा नहीं। नौर फातिमा सलीम साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।